Hello guys, today we'll discuss about hypercholesterolemia. Hypercholesterolemia is also called high cholesterol level. इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, लाइपोप्रोटीनीमिया जिसमें लाइपोप्रोटीन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, डिसलिपिडीमिया जिसमें देयर विल बी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन लेवल्स इन द ब्लड. तो इस केस में क्या होता है कि देयर विल बी एलिवेशन ऑफ लेवल्स ऑफ नॉन एच डी एल कोलेस्ट्रॉल एंड एल डी एल कोलेस्ट्रॉल. तो बेसिकली नॉन एच डी एल कोलेस्ट्रॉल जो है और एल डी एल कोलेस्ट्रॉल जो है हम लोग नॉर्मल भाषा में उसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. तो उसकी वजह से आपके डाइट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, कुछ इनहेरिटेड डिजीज़ेस हैं उसकी वजह से, और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डिजीज़ भी हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, अंडर एक्टिव थायराइड है, इनकी वजह से इनका लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है. सो कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ द 3 मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड्स produced and used by all the animal cell to form membrane. तो ये कोलेस्ट्रॉल वैसे तो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लांट सोर्स है इसका फाइटोस्टेरॉल्स, बट इन रेदर स्मॉल क्वांटिटीज दे आर प्रोड्यूस्ड. कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड बाइल एसिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शंस के लिए. Since cholesterol is insoluble in water, it is transported in blood plasma within the protein particles, जिसको हम लोग लाइपोप्रोटीन बोलते हैं. तो मीन्स कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफर ब्लड में लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है. All the proteins lipoprotein can carry cholesterol, but elevated level of lipoprotein other than HDL, particularly LDL cholesterol, non-HDL, particularly LDL cholesterol, are associated with an increased risk of atherosclerosis and coronary heart disease. So इस lipoprotein लेवल के बढ़ने से atherosclerosis में stiffening of your arteries, हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी हार्ट डिजीज अल्टीमेटली कॉज करती है. इन कॉन्ट्रास्ट हाई लेवल्स ऑफ एच डी एल कोलेस्ट्रॉल्स आर प्रोटेक्टिव. जो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, दोज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. तो अब इसका साइंस एंड सिम्टम क्या होगा कि व्हेन यू गेट द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी. सो although hypercholesteremia itself is a asymptomatic long standing elevation of serum cholesterol can lead to atherosclerosis. एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कि मैंने बोला, ये एक स्टिफनिंग ऑफ आर्टरीज होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमेटस प्लाक्स. तो यही जो एथेरोस्क्लेरोज्ड आर्टरीज होती हैं, इसमें एथेरोस्क्लेरोमेटस प्लाक फॉर्म होता है जो अल्टीमेटली कोरोनरी हार्ट डिजीज कॉज करती है, ब्लॉकेज कॉज करती हैं आर्टरीज का, जो जाके अल्टीमेटली हार्ट अटैक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो अ ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी सप्लाइंग द ब्रेन कैन कॉज स्ट्रोक. अगर हार्ट में वो चीज़ कर रही है तो वो हम लोग को हार्ट अटैक हो सकता है, और वही चीज़ अगर ब्रेन के आर्टरीज में फॉर्म हो जा रही है और दैट प्लाक, एथेरोमेटस प्लाक, तो वो स्ट्रोक के फॉर्म में शो होता है. At this point of ischemia may manifest as specific symptom. For example, temporary ischemia of brain, commonly referred to as transient ischemic attack. अगर थोड़ी देर के लिए अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो ट्रांजिएंट ischemic अटैक हो सकता है, जैसे कि हम लोग को दिखना बंद हो सकता है, चक्कर आने लग सकते हैं, बैलेंस लॉस हो सकता है, बोलने में तकलीफ हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है बॉडी में. और अगर हार्ट में यही चीज़ होती है तो दैट कैन कॉज चेस्ट पेन एंड ischemia of eye, may manifest as transient visual loss in the eye. Insufficient blood supply to the legs may manifest as calf pain when walking, while in the intestine it may present as abdominal pain after eating a meal. So some time of all basic types हैं hypercholesterolemia के. तो दैट कैन हैव अ फिजिकल फाइंडिंग, जैसे कि एक होता है ज़ैंथेलेस्मा पाल्पेब्रम, जो येलोइश पैच होता है आँख के बगल में, बहुत सारे पेशेंट्स पर देखा जाता है. आर्कस सेनेलिस होता है, आँखों में जो कॉर्निया के ऊपर सफ़ेद कलर की रिंग बन जाती है. ज़ैंथोमेटा होता है especially of the fingers. Type 3 hyperlipidemia may be associated with xanthomata of palm, knees and elbows. तो कॉज क्या है इसका? हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया इज टिपिकली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर.
एनवायरनमेंट, हमारी जो डाइट है, वेट है, स्ट्रेस है, लोनलीनेस, उसका एक रिस्क फैक्टर है। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो आजकल जंक फूड की डाइट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। जैसे कि हाई डाइट इन द शुगर्स और सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीजेस टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड LDL लेवल। ट्रांस फैट हैज बीन शोन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ HDL lipoprotein, which increase the level of LDL. In 2016 review found tentative evidence that dietary cholesterol is associated with high blood cholesterol. As of 2018, these appears to be a modest positive dose related relationship between cholesterol intake and LDL cholesterol. मेडिकल कंडीशन क्या क्या एसोसिएटेड है और ट्रीटमेंट क्या है। नंबर ऑफ अदर कंडीशन कैन ऑल्सो भी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्लूडिंग जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, अल्कोहल का यूज़ हो गया, डायलिसिस की थेरेपी हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, कुशिन सिंड्रोम, एनोरेक्सिया नर्वोसा। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो इंटरफेयर करती हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म से, जैसे कि थायजाइड डायरेटिक्स, साइक्लोस्पोरिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, रेटिनोइक एसिड, एंटीसाइकोटिक्स। कुछ एंटी कन्वल्सेंट हैं और कुछ HIV मेडिसिन भी हैं जो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इसलिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो डायग्नोस करने के लिए हम लोग को टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल, HDL के कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखना है। जो पर्टिकुलर लेवल है आपका लेस देन 200 होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, डिज़ायरेबल। और अगर ये ऑलमोस्ट 240 से अगर ज़्यादा है तो ये काफ़ी हाई है। वैसे ही LDL लेवल आपको 130 से 159 के बीच में होना चाहिए, और अगर ये मोर देन 190 है तो ये वेरी हाई और वेरी हाई रिस्क होता है। वैसे HDL का लेवल 41 से 59 के बीच में रहता है, और उससे ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा है, मोर देन 60 है। तो कोलेस्ट्रॉल इज मेजर्ड इन मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड इन US एंड सम अदर कंट्रीज। इन UK एंड मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड कनाडा तो दोनों के यूनिट्स में डिफरेंस है, वो मिलीमोल्स पर लीटर मेजर करते हैं। फॉर हेल्दी एडल्ट्स द UK नेशनल हेल्थ सर्विस रिकमेंड्स अपर लिमिट्स ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑफ 5 मिलीमोल्स पर लीटर एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल LDL of 3 millimoles per liter. For peak at high risk of cardiovascular disease, the recommended limit for total cholesterol is 4 millimoles per liter. In US, the National Heart and Lung and Brain Blood Institute within the National Institute of Health classifies total cholesterol of less than 200 milligram per deciliter as desirable. And range उसके हिसाब से ही दी गई है. There is no absolute cutoff between normal and abnormal cholesterol level, and values must be considered in relation to other health conditions and risk factors. So higher level of total cholesterol increases the risk of cardiovascular disease, particularly coronary heart disease. Level of LDL or non-HDL cholesterol both predict future coronary heart disease, which is better predictor is disputed. High levels of small dense LDL may be particularly adverse, although the measurement of small dense LDL is not advocated for risk protection. So LDL नॉर्मली अगर कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस 0.2 इंटू फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल। अब क्लासीफाई करेंगे अगर तो हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया वाज कैटेगराइज्ड बाय लिपोप्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन. Newer methods such as lipoprotein subclass analysis have offered significant improvement in understanding the connection with atherosclerosis progression and clinical consequence. स्क्रीन करने के लिए strongly there is a routine screening for men was done 35 years old and older than women 45 years and older for lipid disorder, and the treatment for abnormal lipid in people who are increased risk for coronary heart disease. They also recommend routinely screening men aged between 20 to 35 years and women between 20 to 45 years if they have other risk factor for coronary heart disease. सो अब ट्रीटमेंट पे आते हैं. ट्रीटमेंट में अगर कोई रिस्क फैक्टर है और लेवल्स हाई हैं LDL के, तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ मोर देन 20% ऑफ चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया. एंड अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और लो है रिस्क इस कैटेगरी, तो देयर इज ऑलमोस्ट लेस देन 10% चांसेस ऑफ गेटिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया. सो लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड फॉर दोज विथ हाई कोलेस्ट्रॉल इंक्लूडिंग स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल कंजम्पशन को डिक्रीज करना, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट. ओवरवेट और ओबीज इंडिविजुअल कैन लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बाय लूजिंग वेट,
On average, a kilogram of weight loss can reduce LDL cholesterol by 0.8 milligrams per deciliter. डाइट हम लोग को हाई प्रोपोर्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, डाइटरी फाइबर्स एंड लो इन फैट डाइट यूज़ करना है. Eating dietary cholesterol causes a small rise in serum cholesterol, the magnitude of which can be predicted using the Keyes and Hegstad equation. So, increasing soluble fiber consumption has been shown to reduce levels of LDL cholesterol with each additional gram of soluble fibers, reducing LDL by an average of 2.2 milligrams per deciliter. Increasing the consumption of whole grain also reduces LDL cholesterol, with whole grain being particularly effective. Inclusion of 2 grams per day of phytosterols and phytostenols and 10 to 20 grams per day of soluble fiber decreases dietary cholesterol absorption. A diet high in fructose can raise LDL cholesterol level in the blood. So medication, basically statins are the typical use medication along with the healthy lifestyle modification. Statins can reduce total cholesterol by about 50% in majority of the people and are effective in reducing the risk of cardiovascular disease in both people with and without pre-existing cardiovascular disease. In patient without cardiovascular disease, the risk of coronary heart disease substantially decreased. अदर एजेंट्स है फाइब्रेट्स है, निकोटिनिक एसिड है, कोलेस्टेरामीन है. गाइडलाइंस है नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम की, जो दे शो दैट ट्रीटमेंट ऑफ एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल पब्लिश्ड इन 2008 एंड अ न्यू गाइडलाइन appeared in 2014 that covers the prevention of cardiovascular disease in general. The task for the management of dyslipidemia of European studies have also given the guidelines for the management of dyslipidemia in 2011. सो स्पेसिफिक पॉपुलेशन हम लोगों को कवर करना है, जैसे कि लिपिड लोअरिंग थेरेपी है वो हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में है, स्टैटिन्स दे सकते हैं. लिपिड लोअरिंग थेरेपी स्टार्ट करने के बाद पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ कैन शुड बी टेकिंग एटलीस्ट 2 मॉडरेट डोजेज ऑफ स्टैटिन्स. फॉर दोज पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ who are taking statins, routine monitoring of liver function test or muscle enzyme is not recommended except in specific circumstances. Alternative medicine, consistent with the previous survey, the one found in the majority of the individual used in conjunction with conventional medicine. Systematic review of effectiveness of the herbal medicine and traditional Chinese medicine has inconclusive result in that. So basically treatment is about using statins, lifestyle modification, using plant-based cholesterol such as phytosterol esters, phytostenol esters. तो ये हमको and dietary supplements को include करते हैं. तो that will help a long way for decreasing the level of cholesterol in the blood, that is the level of LDL in the blood, which is harmful for the body and that may cause coronary artery disease and stroke in further life. Thank you.